नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ रांची से खबर आ रही है, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई। जमीन घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में बंद हैं। 13 मई को पीएमएलए से जमानत की याचिका खारिज हो गई थी। जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है हेमंत सोरेन की तरफ से, और आज जमीन घोटाले के आरोप में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली है। और रांची संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, आज की इस महत्वपूर्ण सुनवाई में सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या राहत मिलती है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आज जब पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो करीब 2.5 घंटे तक जो है हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था, और आज जब शाम 4 बजे तकरीबन सुनवाई होगी तो उस समय को ये देखना होगा कोर्ट पहले क्या जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से ही सुनवाई आगे जारी रहेगी या फिर ईडी अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि आज की सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि जितने मामले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उठाए हैं और तमाम जो भूमियारी जमीन है जो उस जमीन से हेमंत सोरेन का किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे जमीन से बिजली का कनेक्शन हो या फिर उस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज होने का हो या किसी न्यायालय में उस मामले को ले जाने का हो, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने तर्क दिया है कि इस जमीन से हेमंत सोरेन का कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बेवजह ये आपको जो इसमें डाला जा रहा है पीएमएलए एक्ट का धारा नहीं बनता है, सिविल केस का मामला, तमाम चीजों का तर्क हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया है। अगर वो अपनी ओर से आज ही बहस जारी रहती है तो फिर उस बहस को आगे ले जाएंगे, लेकिन अगर ईडी की ओर से अगर आज बहस शुरू होती है तो फिर ईडी उन तमाम सवालों का जवाब देगी जो आपको कपिल सिब्बल की ओर से उठाए गए हैं। तो आज की सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि एक पक्ष रखा जा चुका है और दूसरी ओर से पक्ष रखा जाएगा। तो देखना यह है कि वास्तव में जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिस जमानत याचिका में राहत को लेकर के हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं, कोर्ट चूंकि आज फैसला आने की उम्मीद नहीं है, चूंकि अभी पक्ष रखने का ही दौर चल रहा है, और चूंकि ये मामला पहले से ही पीएमएलए कोर्ट में 13 मई को ही खारिज हो चुका है जमानत याचिका, और हेमंत सोरेन उसी की राहत की उम्मीद को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो आज की सुनवाई बेहद अहम है। सुनवाई किन बिंदुओं से, किन मोड़ से होकर गुजरती है, कौन से मामले, कौन से पॉइंट उठते हैं, यह देखने वाली बात बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिन्हा तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर रांची से ही, जहां पर पॉल सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी आज होने वाली है। डबल मर्डर के आरोपी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पॉल सोरेन, और ऐसे में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। तोरपा से जेएमएम के विधायक थे पॉल सोरेन, और ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इस वक्त ये माना जा रहा है कि आज की ये जो सुनवाई होगी यहां बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो झारखंड हाईकोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है, जिसमें पॉल सोरेन को राहत मिलती है या नहीं ये देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि निचली अदालत ने तो आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया और अब हाई कोर्ट पर जाकर निगाहें टिकी हुई हैं। तोरपा से जेएमएम विधायक पॉल सोरेन को क्या राहत मिलती है, ये बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त बना हुआ है। और हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या हम ये मानकर चलें कि आज जब झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो वहां अब देखना होगा कि क्या पॉल सोरेन के लिए ये दिन राहत लेकर आता है या नहीं लेकर आता है? जी बिल्कुल, पॉल सोरेन समेत जो है करीब 1 दर्जन पूर्व विधायक हैं जो है चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए गए हैं। तो पॉल सोरेन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं 3 से 4 महीनों बाद, और नोटिफिकेशन संभवतः अक्टूबर महीने में लग जाएगा। तो ऐसे में पॉल सोरेन जो है हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें राहत मिलनी चाहिए। तो अब ये जो उनके मामले की आज सुनवाई होनी है उसमें निचली अदालत से जो आजीवन कारावास की सजा उन्हें मिली है, तो क्या कोर्ट से राहत मिलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पॉल सोरेन, मैं बता दूं कि तोरपा से वो 2 बार विधायक रहे हैं जेएमएम के टिकट पर, और जैसे ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली वो जो है चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए हैं।
तो ऐसे में वो याचिका दायर किए हैं हाई कोर्ट में और आज उनकी सुनवाई होनी है। और सुनवाई अगर होती है और उनको राहत मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि करीब 1 दर्जन जो पूर्व विधायक हैं जो चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए गए हैं, उनमें से एक जो है पूर्व विधायक अमित महतो को राहत मिली है हाई कोर्ट से। और इसी कड़ी में पॉली सोरेन को भी उम्मीदें हैं कि उनको भी राहत मिलेगी। और अमित महतो भी सिल्ली से पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सुदेश महतो को चुनाव हराया था, उसके बाद जो है एक मामले में उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। पॉली सोरेन का भी डबल मर्डर का मामला है और उसमें उनके अलावा जो है एक कच्छप हैं जिन्हें वो नक्सल संगठन से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो ऐसे में अब आज हाई कोर्ट में जो उनके मामले की सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, और राजनीतिक भविष्य आगे का इनका बहुत कुछ निर्भर करता है आज की सुनवाई, और सुनवाई के बाद राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी तमाम जानकारी के लिए। आज झारखंड कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ तमाम नेता और मंत्रियों की मौजूदगी आपको आज देखने को मिलेगी। झारखंड कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा तो होनी ही होनी है। आगामी जो 4 से 5 महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हम इस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनावों की समीक्षा भी करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में हमारा बेहतर प्रदर्शन कैसे हो उस पर भी हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की परिस्थितियां अलग अलग होती है। देखिए, चुनौती भाजपा है हमारी, और जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र से लीड नहीं दिया, जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र से लीड नहीं दिया हो, तो कम से कम बहुत शांत रहें। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर अब चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। कई नाम भी इस रेस में इस वक्त नजर आते हैं और इन्हीं में से एक नाम है कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का। इसे लेकर जब विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि उन्हें मंत्री पद का लालच नहीं है, पार्टी आला कमान की ओर से जो भी फैसला होगा वो उन्हें सर्वमान्य है। मैं कभी भी किसी पद का मोहताज नहीं, बस राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का मुझे हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है। बस उनका ब्लेस चाहिए मुझे, मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, दिन रात काम करता हूँ। झारखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है। 12 जिलों का तापमान अब 42 डिग्री के पार जा चुका है, यानी अब एक बार फिर से रेड अलर्ट कोल्हान के जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। तो झारखंड में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 12 से 15 जून तक लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार। झारखंड प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अगर बात करें तापमान की तो 42 डिग्री तापमान से ऊपर चला गया है। रांची में अभी 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रांची समेत लगभग पूरे झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है। मंगलवार को राज्य के 12 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार रहा। वहीं रांची का तापमान भी 40.7 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के पलामू और कोल्हान के जिलों में 12 से 15 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और रांची समेत झारखंड में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इसी दरमियान पलामू संभाग को छोड़कर राज्य के शेष भागों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। रांची से निरंजन। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रक में बैठे ड्राइवर की अचानक से मौत हो गई। लू लगने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक अशोक शर्मा। टेल्को थाना क्षेत्र के पार्किंग एरिया की यह घटना, जहां पर ट्रक में बैठे हुए ड्राइवर की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि लू की वजह से इसकी मौत हुई होगी।
शहर का पारा जो है वो 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है और ऐसे में कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट तक जारी किए गए हैं। टेल्को थाना क्षेत्र की यह घटना जहां पर 44 डिग्री से भी ज्यादा पारा दर्ज किया जा रहा है। तो एक तरफ तापमान जो है लोगों को परेशान कर रहा है। जमशेदपुर में गर्मी के कहर के बीच बिजली की समस्या लोगों के लिए दोहरी मार के जैसी है। शहरी इलाकों में भी 24 घंटे में महज 8 घंटे ही लोगों को बिजली उपलब्ध हो पा रही है। बिजली की समस्या गैर टिस्को अगर इलाके में देखा जाए तो वहां ज्यादा दिखती है, जहां घंटों घंटों बिजली आती ही नहीं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ गर्मी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं तो वहीं लोगों के बीच पानी और बिजली की अब समस्या उत्पन्न होते जा रही है। हमने कई बार पानी की समस्या दिखाई है। अब शहर के गैर टिस्को इलाकों में 24 घंटे में महज 8 घंटे बिजली रह रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चों लोग का छुट्टी हो गया है, घर में ही रह रहे हैं, दिन भर गेम हम खेल रहे हैं, बाहर कहाँ जाए, धूप इतना तेज है। बच्चों को जमीन पे सुला रहे हैं आप लोग? हाँ, गर्मी बहुत है, लाइट नहीं रह रहा है। घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब जमीन पे सोना पड़ रहा है। बहुत गर्मी है, तकलीफ, तबीयत भी खराब हो जा रहा है। किसानी हो रही है, इतना हम लोग रखते हैं सामान पे, फ्रिज में ना पूरा मेरा खराब हो, दूध फट जा रहा है, सब्जी सब गल के आदमी खाया कैसे रहेगा, इतना लाइन कटेगा। तो आप ही बताइए, सरकार को देखना चाहिए ना कहाँ लाइन है, कैसे है। हम लोग बिजली की समस्या से लोगों को कब तक निजात मिल पाता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लोहरदगा में 5 जून को हुए एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा की रिपोर्ट पर लोहरदगा पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर शेरू कुमार रंजन को सस्पेंड कर दिया है और सार्जेंट मेजर पर विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा ने मुंशी विनोद कुजूर को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड किया है। एसपी ने जांच में ये पाया कि मुंशी विनोद कुजूर को जानकारी थी कि आरोपी जवान अनंत सिंह मुंडा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बावजूद उसे चुनाव के दौरान इंसास राइफल के साथ ड्यूटी पर भेज दिया गया। वहां से वापस लौटने के बाद 5 जून की देर शाम अनंत सिंह मुंडा ने एएसआई धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, लोहरदगा में दिनांक 5 और 6 की रात्रि में जो एक गंभीर घटना हुई जिसमें कांस्टेबल हैं जिन्होंने वेपन से जो है गोली चलाई, जिसमें हमारे एक एएसआई हैं वो शहीद हुए हैं। उस घटना की जांच में घटनास्थल का भी मैंने दौरा किया, तो उस घटना की डिटेल में मैंने जांच की है और इसको जानने का प्रयास किया है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जानी है। गढ़वा के प्रतापपुर पंचायत के मौनाहा टोला में फ्लोराइड युक्त पानी लोगों की मौत का कारण बन रहा है। जहरीला पानी पीने की वजह से गांव में बीते एक दशक में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार अधिकारियों से गांव को लेकर यह भी कहा गया कि भाई अधिकारी पहुंचते तो जरूर हैं, दौरा भी करते हैं, लेकिन लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं होती। शुद्ध पानी देने के लिए लगभग 20 करोड़ की लागत से टंकी का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन टंकी में कभी पानी आता ही नहीं है। ऐसे में ग्रामीण चापा नल से आने वाले जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। कोई साधन नहीं तब मैंने कहा 8 रोज 10 रोज होता 2 रोज 4 रोज पानी मिलत बा। पानी कहाँ कब शुद्ध मिल पावत बा। पानी जहर पिए से कितना आदमी मैंने देखा थी कि 50 आदमी 100 आदमी मर चुकलन। ग्राम प्रतापपुर के मौनाहा टोला में जो है पानी का सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी है, 7.85 है, जो सरकार के अधीन है, सरकार के जानकारी में है, सरकार के संज्ञान में है। अनाज खाई तो पचते नहीं खे, बुढ़ा बासा हमनी के ठेहुना गोड़ लकड़िया जात बा, ये तरह धर हमनी के उम्र है, मरे वाला उम्र है। ये तो ठेहुना धर के उठाती, डांटा धर के बैठाती उठाती। हम लोग भी इतना 25 साल तक झेले ना, अब हम लोग के बाल बच्चा के देखिए स्थिति, ये सब दांत देखिए, हम लोग बाहरी से हैं, हम लोग का दांत देखिए क्या हालत हो रहा है। अभी यहाँ जो देख रहे हैं यह पानी, आप तो जानते होंगे पानी हमेशा जीवन देती है, लेकिन यह पानी यह पानी जो है लोगों के लिए मृत्यु का कारण बन रही है, क्योंकि इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा लगभग 7.8 है, जिसे
हम जहर युक्त पानी कर सकते हैं। यही इसी पानी को पीने से पिछले 10 से 15 वर्षों में इसी टोले से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कई सारे अधिकारियों ने इस गांव का दौरा किया। दौरा करने के बाद यहाँ पर 20 से 25 करोड़ की लागत से 2 टावर बनाए गए, लेकिन वह आज हाथी का दांत साबित हो रहा है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। सरायकेला से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े रोड रोलर से जाकर टकरा गई है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH 33 के हाथी अंडरपास की ये घटना, जहां पर एक कार जो है वो जाकर रोड रोलर से ही टकरा गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चतरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां टंडवा गांव में शादी के दिन ही बीगा उरांव की बेटी ने आत्महत्या कर ली। दुल्हन के आत्महत्या करने से परिवार में खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना पर लड़की की बहन का कहना है कि वो रात में किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब उसका फोन मांगा गया तो उसने दिया नहीं और थोड़ी देर के बाद उसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब उसमें क्या कारण है तो मालूम नहीं, हम तो सब कुछ पूछ के उसको किए। अब वो पहले से भी बताती तब ना हम जानते कि वो किसी को पसंद करती थी, इसलिए का ऐसा की हम लोग को नहीं बोली। देखे मोबाइल पकड़ा था तो हम सोचे किससे बात करें, पूछे हम किससे बात कर रही है, तब बोले कि नहीं हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो कौन फ्रेंड है इधर, बोला हम लोग साथ में बैठे हैं, हम लोग भी मिल लेंगे ऐसा बोले। तो बोले नहीं है इधर से। तो हम मोबाइल थे लूट लिए। लूटने के बाद में फिर वो मोबाइल मांगने लगे तो हम बोले कि हम नहीं देंगे मोबाइल। उसके बाद कोशिश की तो वही समय तो फिर नहीं दिया दोबारा लूटने में ना, वही समय तो सकी तो उल्टी करने लगी। तो उल्टी करते करते हम लोग सोचे कि शायद या तबीयत खराब हो गया ढेर, मतलब कमज़ोर हो गया, तो उसको हॉस्पिटल ले गया। कहाँ की है घटना? ये घटना मतलब किरानीगंज से, मतलब कि वहाँ से ईमानगंज फिर ले गया। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड के कुलमबाद गांव में कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा। उम्र 60 साल से ज्यादा होने के बावजूद पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता। योजना का लाभ लेने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के कुलमनबाद गांव में, जहां आदिवासी लोगों का बहुल इलाका है। यहां पे कई ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो घर आपको दिखा रहे हैं ये एक आदिवासी परिवार की है, जहां पे एक बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष रहते हैं और यहाँ पे ये दोनों इसी जर्जर मिट्टी के घर में रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? तो पेंशन आपको नहीं मिलता है? पेंशन नहीं मिला आपको? कितना उम्र हो रहा है आपका? 60 वर्ष। अच्छा, तो आपको मिलता है पेंशन वगैरह? नहीं मिला। आपने कोशिश किया? नहीं, कोशिश किया, लेकिन मुखिया जी ने बोला कि आपका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा आपका? बोला आप लोग कमाने खाने वाला है, आपका नहीं होगा। वहीं आप दें कि सरकार ने कई संशोधन किए। 50 वर्ष में चाहे आदिवासी महिला हो या पुरुष हो, उनको पेंशन देना अनिवार्य किया गया है। में ये दुर्दशा है आपको दिखा रहे हैं कुलमनबाद की, जहां के आदिवासी बहुत ही त्रस्त हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।